राइट। रोटेशनल मोशन टेस्ट नहीं लूंगा आज मैं, रोटेशनल मोशन स्टार्ट करूंगा। बहुत अच्छे से, बढ़िया, बातें नहीं अनंत, ठीक है। ध्यान से सुनना इधर। हमने सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पिछले क्लासेस में पढ़ा। ध्यान से समझो एक एक चीज। सेंटर ऑफ मास के केस में हमने क्या देखा कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है नेट एक्सटर्नल फोर्सेस बाय मास। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो फोर्स किस पोजीशन पर अप्लाई किया है। इसको भी बंद करो। हमने फोर्स किस पोजीशन पर अप्लाई किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रॉड ऐसे इस तरीके से, ये रॉड टेबल पर पड़ी है, थोड़ा अपना इमेजिनेशन स्ट्रांग करके चलाना। ये रॉड ऐसे टेबल पर पड़ी हुई है, फ्रिक्शन व्रिक्शन कुछ नहीं है। मैंने इस रॉड पे एक फोर्स F यहां लगाया, या फिर दूसरे केस में मैंने इस सेम रॉड पर एक फोर्स यहां पे लगाया। ये इसका सेंटर है रॉड का। दोनों में से किस केस में ये रॉड का सेंटर ऑफ मास तेज चलेगा? लावण्या बेटे, ये रॉड टेबल पे पड़ी है तो इसके ग्रेविटी का और नॉर्मल फोर्स का हमें कोई काम नहीं है, दे आर जस्ट बैलेंसिंग ईच अदर। किस केस में इस रॉड का सेंटर ऑफ मास तेज चलेगा? दोनों केस में सेम, F/m। मैंने अभी तो बोला किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोर्स तुमने कहां पर अप्लाई किया है, बस फोर्स कितना है दैट मैटर्स। क्योंकि हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास में तो तुम पूरी बॉडी को एक पार्टिकल मान लो, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस पार्टिकल पे लगा दो, निकाल लो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। तो तुम फोर्स यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, दोनों केसेस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा? F/m। दोनों केसेस में इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये रॉड सेंटर के अबाउट घूमेगी। ये रॉड का जो रोटेशन होगा ना, दोनों केसेस में सेंटर के अबाउट होगा। दोनों केसेस में टी टाइम के बाद सेंटर सेम डिस्टेंस आगे आ गया होगा। ये डिस्टेंस होगी बेटे हाफ a t स्क्वायर, S इक्वल टू यूटी प्लस। मतलब सेंटर ऑफ मास का मोशन डिस्कस करना ये रोटेशनल मोशन का सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, ये लॉस ऑफ मोशन का पार्ट है। तुम तो बॉडी को एक पार्टिकल मान लोगे ना बच्चे, पार्टिकल माना, पता करो क्या क्या बाहर से फोर्सेस आ रहे हैं, दैट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो इस केस में भी ये रॉड का सेंटर टी टाइम के बाद हाफ a t स्क्वायर जाएगा, जहां पे a की वैल्यू कितनी आएगी? F/m, फोर्स बाय मास। इस केस में भी रॉड का सेंटर सेम डिस्टेंस आगे जाएगा, दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी हाफ a t स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिस्कस करना अब हमारी इस चैप्टर की प्रायोरिटी है नहीं। सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में हमें पता है, हमने तो बॉडी को ही पूरा पार्टिकल बना देना है, ठीक। फर्क कहां पर है जीवन? फर्क किस जगह होगा? फोर्स वहां लगाया और सेम फोर्स मैंने यहां, एंड रिमेंबर दिस फोर्स इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, है ना। उस दिन तुम्हारे एक डाउट आया था दिमाग में, ये रॉड अगर ऐसे जाते जाते ऐसे घूम गई है, फोर्स अभी भी मैं हॉरिजॉन्टल ही लगा रहा हूं, फोर्स इज स्टिल हॉरिजॉन्टल। तो फर्क कहां पे है? इस केस में ये रॉड ज्यादा घूम गई होगी और उस केस में वो रॉड कम। क्यों श्रेया बेटे, क्यों? इस केस में रॉड कम क्यों घूमी, इस केस में ज्यादा क्यों घूमी ये रॉड? यस, टॉर्क। अब हम पढ़ेंगे इसी को, टॉर्क। अब हम बात करने जा रहे हैं बॉडीज के ऑफ कोर्स रोटेशन की, ठीक है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये रॉड कितना घूमी है टी टाइम में, यहां से यहां जाते जाते ये रोटेट कितना हुई है, तो फिर मैं इसके किसी भी जनरल पार्टिकल का मोशन भी डिस्कस कर सकता हूं। अब मुझे इस रॉड के किसी भी जनरल पार्टिकल का मोशन डिस्कस करने के लिए दो सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। पहली सीढ़ी सेंटर ऑफ मास का मोशन देखूंगा मैं देखूंगा सेंटर ऑफ मास कहां पहुंच गया। दूसरी सीढ़ी मैं ये देखूंगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी घूम कितना गई। मान लो इस केस में ये बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट 60 डिग्री घूम गई है इस टी टाइम में, तो यहां पे इस रॉड को यहां से 60 डिग्री रोटेट कर देंगे हम, इस रॉड को हम ऐसे कर देंगे 60 डिग्री रोटेट करके। ये वाला पार्टिकल जो यहां से x दूर था
अब वो यहां पे होगा, तो मुझे इस जनरल पार्टिकल की लोकेशन का पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस केस में तुम लोग कह रहे हो ये रॉड कम घूमी है, मान लो 30 डिग्री घूमी है, तो यहां से मैं इसको जस्ट 30 डिग्री रोटेट करके ऐसे रख दूंगा, लाइक दिस, और मैं देखूंगा यार वो पार्टिकल ये एक्स दूर, वो पार्टिकल यहां रहा। तो इस तरह से ये दो सीढ़ियों की हेल्प लेके मैं अब इस रॉड के किसी भी जनरल पार्टिकल की लोकेशन भी बता पाऊंगा। पहले मैं किसकी पोजीशन ढूंढूंगा? सेंटर ऑफ मास, वो कहां गया। फिर मैं देखूंगा ये बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम कितना गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रोटेशन। अब हम दो हिस्सों में मोशन डिस्कस करेंगे। पहला वाला हिस्सा जहां पे मैं सेंटर ऑफ मास के मोशन को देख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा हिस्सा अनुष्का बेटे, जहां पे मैं इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन देख रहा हूं, दैट इज रोटेशनल मोशन। मुझे जनरल पार्टिकल का पता लग जाएगा। कार का टायर है, कार का टायर इस तरह से, ये कार का टायर है, ऐसे ये ऐसे घूमता घूमता आगे जा रहा है, कार चल रही है। मैंने कहा यार मैं जानना चाहता हूं, ये तो सेंटर ऑफ मास है, मैं जानना चाहता हूं ये पार्टिकल कहां पे है टी टाइम के बाद, ये कहां चला गया। आप फिर वही दो सीढ़ियों पे जाओगे। पहले तुम छोड़ दो इस पार्टिकल को, तुम पता करो इससे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है इस पे। उन सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को ma लिख के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लो। टी टाइम में कितना आगे चला गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, अगर ए कांस्टेंट है, अगर ए वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करो, वो बेसिक फंडे वही रहेंगे सब। ठीक, तुम्हें पता लग गया भाई ये यहां पे आ गया, ये सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया, ये तुम्हें पता लग गया। अब पता करो यहां से यहां पहुंचते पहुंचते ये घूम कितना गया। लेट्स से 90 डिग्री घूम गया था ये, तो ये वाला पॉइंट उठ के यहां पे आ गया है, ये पता लग गया ये पॉइंट कहां है। बहुत आसान है ये चैप्टर, वी विल मेक इट इजी। आपका साथ तो चाहिए ना बेटा, टाइम तो देना पड़ेगा। आप घर जाके इसको रिवाइज करोगे परसों फिर, और अभी क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम भी अप्रोच कर रहे हैं, तो आई विल गिव यू अ टाइम इन होमवर्क कि आप पुराना भी रिवाइज करो। टेस्ट रखा है वो वेडनेसडे में करा लूंगा, वेडनेसडे आप तब तक और अच्छे से रिवाइज कर लो सीयूएम कोलिजन को एक बारी, ठीक है। और ये जो आज पढ़ाऊंगा बस इसको रिवाइज करना, अभी न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आ पाएंगे, पहला लेक्चर है, आप पुराना सीयूएम कोलिजन अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। पहले इतना नोट करो, ठीक है। दो स्टेप्स में मोशन, ये जो दो स्टेप्स बोले ये दो स्टेप्स है, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या देखते हैं? सेंटर ऑफ मास का मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या देखेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी कितना घूम गई। ओके, ठीक है, लिख लो अब। When bodies are rotating as well as translating, ये आगे टॉपिक आना है, बट अभी जस्ट मैं इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं कि वो टॉर्क क्यों जरूरत पड़ रही है हमें, सो दैट्स व्हाई। अदरवाइज स्टार्टिंग पॉइंट हमारा टॉर्क ही होगा यहां पे। When bodies are translating as well as rotating, है ना, ये बॉडी चल भी रही है घूम भी रही है, देन एट फर्स्ट स्टेप we discuss its translatory motion. At first step we discuss its translatory motion, that is ट्रांसलेटरी मोशन का काव्य बेटे मतलब COM का मोशन डिस्कस करना, दैट इज वी फाइंड मोशन ऑफ इट्स COM, we find motion of its COM by looking at external forces only. By looking at external forces only. And then in next step, we discuss its rotational motion. We discuss its rotational motion.
by finding torque about center of mass. ठीक है, so write this heading now, torque. ठीक है, सिंबल इस तरह से यूज करते हैं टॉर्क का, टाउ बोलते हैं इसे, TAU, टाउ। ठीक है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है ये। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं देखना इधर। मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक, कोई भी एक्सिस, मतलब टॉर्क की जब भी तुम बात कर रहे हो एक्सिस बतानी पड़ेगी, एक्सिस कहां पर है जिसके अबाउट हम ये टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट्स से ये एक पॉइंट है जहां पे फोर्स लग रहा है F बार। दिस पॉइंट A इज कॉल्ड व्हाट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये रही एक्सिस। मैं हमेशा आपसे कहूंगा बेटे टॉर्क बताओ, आप दो सवाल मेरे से पूछोगे, सर किस फोर्स का टॉर्क चाहिए, किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क चाहिए। मुझे इस एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड ऐसे जा रही है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी ऐसे घूम सकती है। जस्ट इमेजिन ये बॉडी है और ये एक्सिस एक पतली सी तार है जो तुमने इसमें से पास करा दी है, पतली सी तार, और उसके अबाउट ये बॉडी घूम सकती है। ठीक, तो ये हम डिफाइन करेंगे एज आर वेक्टर। आर वेक्टर कहां पे शुरू होगा, एक्सिस, कहां पे खत्म होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एंड टॉर्क इज इन वेक्टर नोटेशन, इट इज गिवन एज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये पहले भी वेक्टर्स में बता चुका हूं मैं। आर वेक्टर का डायरेक्शन आएगा ये, तो ये एंगल है दोनों के बीच में, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक वेक्टर अगर ऐसे है A बार, एक वेक्टर अगर ऐसे है B बार, तो A बार और B बार के बीच का एंगल हम ये लेते हैं, ना कि ये वाला एंगल, है ना। एक वेक्टर का हेड है, एक का टेल है, हेड को आगे एक्सटेंड करो ऐसे, देन वी टेक द एंगल। सो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ये। क्वेश्चन में इधर वाला गिवन है तो 90 माइनस करके उधर वाला ले लेंगे हम। सो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे आया, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, इन। टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा लावण्या बेटे किधर होगा, एक्सिस के अलोंग, अंदर या बाहर। एक्सिस वर्टिकल हुई बॉडी की, तो टॉर्क का डायरेक्शन होगा एक्सिस के अलोंग। और इजियर तरीका बताता हूं आपको टॉर्क के डायरेक्शन बताने का। आप सिंपली ये देखो, ये एक्सिस है, बॉडी ने या तो क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो टॉर्क का डायरेक्शन या तो अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा। सोचो ये एक्सिस है, ये तुमने पकड़ के बॉडी को खींचा तो बॉडी तो क्लॉकवाइज घूमेगी ना, क्लॉकवाइज घूमेगी तो अपने राइट हैंड को भी घुमाओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, इनवर्ड। टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, एक्सिस के पैरेलल, अंदर या बाहर। जैसे ये डोर है, ये डोर इस एक्सिस के ओर, अब ऑनलाइन बेटा तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, अपने घर के डोर को देख लेना, ये एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, यहां पे देखते हैं, रजिस्टर देना बेटा, ये डोर है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस जो ये हिंज बनी हुई है, 3 हिंज लगी हुई हैं, इस एक्सिस के अबाउट ये डोर ऐसे ऐसे घूम सकता है। ठीक है, हैंडल हमने यहां लगा रखा है। दूर हैंडल क्यों लगाते हैं, ताकि आर की वैल्यू जितनी ज्यादा हो हमें फोर्स उतना कम लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए। ठीक है, आप देख रहे हो आर जितना बड़ा होगा तुम्हें उतना कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। टॉर्क की यूनिट क्या आ रही है, न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। मैंने कहा मुझे 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, 10 न्यूटन मीटर का फिक्स टॉर्क चाहिए। तुम डिस्टेंस जितना ज्यादा लोगे फोर्स उतना कम चाहिए होगा, तो इसीलिए हैंडल को दूर लगा रखा है। तो ये रही एक्सिस, इस एक्सिस, तो टॉर्क का डायरेक्शन या तो ऊपर आएगा या अंदर। तुमने यहां पे पकड़ा हैंडल को, ऐसे खींचा तो ये डोर ऐसे घूमा, ये डोर जैसे घुमा अपने राइट हैंड को वैसे ही घुमाओ ऐसे। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, अलोंग द एक्सिस डाउनवर्ड। तुमने खुले हुए डोर को बंद किया ऐसे, ये बंद हो गया। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, अलोंग द एक्सिस अपवर्ड्स। समझ गए इसको आप, अभी क्लास खत्म हुई, आप ऐसे जाओगे ऐसे खोलोगे, तो आपने इसको टॉर्क किस डायरेक्शन में दिया, ये डोर ऐसे घुमा था, ऐसे अपने राइट हैंड को घुमाओ, तो किस डायरेक्शन में टॉर्क दिया तुमने, अलोंग द एक्सिस डाउनवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन फाइंड ये ऐसे।
ठीक है। सो टॉर्क इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क वी डिसाइड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। नोट करो बेटे इसको। लिख भी लो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, its unit is Newton meter, it is a vector quantity, it is a vector quantity, its unit is Newton meter, its unit is Newton meter, its direction is along the axis, its direction is along the axis, decided by, its direction is along the axis, decided by right hand screw rule। ठीक है, बहुत आसान है। मोस्टली क्वेश्चंस में तुम देखना, तुम डायग्राम बनाओगे, अगर एक्सिस ऐसे मैंने दिखाई है तो इसका मतलब एक्सिस कहां है, अंदर बाहर, ऐसे तार एक पास हो रही है। तो अगर एक्सिस ऐसे है तो या तो टॉर्क होगा अंदर या तो टॉर्क होगा बाहर। अगर मैंने एक्सिस ऐसे दिखाई है तो या तो टॉर्क होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, जैसे डोर के केस में था। ठीक, अब हमने इसको लिखा, इस टॉर्क के खाली मैग्नीट्यूड को मैं चाहता हूं, सो मैंने इसके मैग्नीट्यूड को लिखा आर। आर बार का मैग्नीट्यूड मैं सिर्फ आर लिख दे रहा हूं, मॉड वॉड नहीं लगा रहा, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आर एफ साइन थीटा। अब हम दो तरीके से ये टॉर्क कैलकुलेट करा करेंगे न्यूमेरिकल्स करते हुए। अगर तो क्वेश्चन उसने आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया, फिर तो वो डिटर्मिनेंट बना के जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर्स का, वैसे करेंगे। एल्स हमारे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड ढूंढने के दो रास्ते हैं। साइन थीटा को अगर एफ के साथ क्लब कर दो तो आई कैन राइट इट एज आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, मतलब टॉर्क होगा आर इंटू फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है, वही घुमा रहा है। इस बॉडी को घुमा कौन रहा है, फोर्स का सिर्फ वो कंपोनेंट घुमा रहा है जो आर के परपेंडिकुलर है। आर के तुम आर के, अभी बताता हूं मैं। यहां साइन थीटा को इधर आर के साथ ले आओ तो दिस कैन बी रिटन एज एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टॉर्क के मैग्नीट्यूड को कभी कभी ऐसे भी ढूंढेंगे, आर एफ साइन थीटा से भी ढूंढेंगे, बट ज्यादातर ये मेथड, कभी कभी ये भी आएगा। हम फोर्स को तोड़ दिया करेंगे, फोर्स के दो टुकड़े कर देंगे, एक संप्रीत किधर आर के पैरेलल और दूसरा किधर आर के परपेंडिकुलर। टॉर्क जनरेट कौन करेगा, आर के पैरेलल वाला सॉरी माय मिस्टेक, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। खुद ही सोचो ना बच्चे, ये पेन है, ये एक्सिस है, मैंने यहां पकड़ रखा, ये पेन ऐसे ऐसे घूम सकता है। एक तो इसका वेट इसको घुमाना चाहेगा, मैंने यहां फोर्स लगाया, सोचो मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये क्या घूम रहा है, बिल्कुल नहीं। अब आर का काम ये एल करेगा ना। आर कहां से शुरू होता है, एक्सिस, कहां खत्म होता है, जहां पे तुम फोर्स लगा रहे हो। तो आर की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई, एल। मैंने फोर्स ऐसे लगाया, ये कहां घूम रहा है, इसके परपेंडिकुलर जो मैं फोर्स लगाऊंगा ये घुमाएगा इसको। बॉडी को घुमाता फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, आर के परपेंडिकुलर वाला। समझ में आ रही, इसीलिए देखो ध्यान से समझो, इसको पहले नोट कर लो ये चीज को, या तो आर इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे या फोर्स इंटू डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, देखो ये ऐसे बना क्यों, समझो। ये टॉर्क को आखिर हमने ऐसे डिफाइन क्यों करा कि टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा। ये एक रॉड है, ग्रेविटी को चलो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये एक रॉड है, ये एक्सिस है जो मैं अभी बता भी रहा था। इस एक्सिस के अबाउट, मतलब एक तार को तुमने ऐसे पास कर रखा है, इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड ऐसे ऐसे घूम सकती है। ठीक, ये इस तरह ये ऐसे रोटेट कर सकती है, ग्रेविटी को छोड़ दो आप। ठीक, ये एक्सिस के अबाउट, और ये दूसरी रॉड है ऐसे, ये रॉड मैंने कंसीडर करी है, दोनों रॉड सेम है, कोई फर्क नहीं है। गौरांग बेटे मैंने कहा मैंने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उस पे 20 न्यूटन का, कौन सी रॉड तेज घूमेगी। इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उस पे 20 न्यूटन का, कौन सी रॉड तेज घूमेगी। कहां फोर्स लगाया दैट मैटर्स। आपने 10 न्यूटन का फोर्स यहां लगाया था,
आपने 20 न्यूटन का फोर्स यहां लगाया है, ये तो घूमेगा ही नहीं। अभी घर जाते वक्त प्रतुल बेटे हिंज को पकड़ के जोर से खींचना, डोर घूम जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपने जब बात आती है बॉडीज के रोटेशन की तो फोर्स मायने रखता है, नो डाउट, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है वो भी मायने रखता है। मैं आपसे कहूं मैंने 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का फोर्स एक ही जगह पे लगाया है तो डेफिनेटली इस केस में बॉडी तेज घूमेगी। फोर्स कितना है, ऑफ कोर्स ये मायने रखता है। फोर्स कहां लगा रहे हो, कितनी दूर लगा रहे हो एक्सिस से, वो भी मायने रखता है। तो ये बॉडी ने कितनी तेज घूमना है ये फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये कितनी दूर तुम फोर्स लगा रहे हो उस पे डिपेंड कर रहा है। और अगर मैंने कहा मैंने दोनों केसेस में बराबर फोर्स लगाया, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, यहां भी एंड पे वहां भी एंड पे, अब बोलो क्या होगा? डिपेंड करता है एंगल। तुमने 10 न्यूटन का फोर्स यहां पे इधर लगाया था और यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया था, इस केस में तो बॉडी घूमेगी ही नहीं। तो ये भी मैटर करता है कि तुमने फोर्स किस एंगल पे लगाया, आर से। आर यहां पे ये रहा ऐसे, तो इसलिए अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया 10 न्यूटन का तो इस 10 न्यूटन का जो कॉस थीटा कंपोनेंट है वो नहीं घुमा रहा, घुमा कौन रहा है? इस 10 का साइन थीटा। तो इसलिए साइन थीटा, इसीलिए इन तीनों को कंबाइन करके वी हैव डिफाइंड द क्वांटिटी टॉर्क। तीनों को कंबाइन करके F इंटू आर इंटू साइन थीटा। क्योंकि बॉडीज ने कितना तेज घूम पाना है ये तीन बातें डिसाइड करती हैं। फोर्स कितना है, डिस्टेंस कहां है, कितनी दूर है फोर्स लगाया, और एंगल क्या है आर और एफ वेक्टर के बीच। इसीलिए तीनों को कंबाइन करके ये नया टर्म हमने बना दिया टॉर्क, आर वेक्टर क्रॉस एफ, दैट इज आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। समझ गया ना बात को? ठीक है, ये तो समझने वाली चीज थी, इसमें नोट क्या करना, इट्स ओके ना। सो बॉडीज को घुमाएगा कौन? फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा ये प्रोजेक्टाइल है, यहां से पार्टिकल को मैंने यू स्पीड थीटा एंगल पे फेंका। व्हेन द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट जेड एक्सिस। अब यहां पे कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, पार्टिकल है भाई। अगर एक्सिस नहीं है इसका मतलब ये नहीं मैं टॉर्क नहीं बता सकता, आई कैन। मुझे टॉर्क बताने के लिए फोर्स बताना है और एक्सिस बतानी है बस। तो मेरा क्वेश्चन यहां पे क्या है, मुझे क्या चाहिए है? टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट जेड एक्सिस। ये ग्रेविटी जब ये पार्टिकल कहां पर है? हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक, तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा देखना। मैंने कहा ठीक है जनरल वे में चलते हैं, ये एंगल को मैं अभी हटा रहा हूं थीटा यहां से, है ना। यहां से मैं गया ऐसे, ये स्मॉल आर बना कि नहीं बना? दिस इज स्मॉल आर। टॉर्क क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आर कहां से शुरू होता है? एक्सिस। कहां खत्म होता है? जहां पे फोर्स लग रहा है। ठीक, ये आर वेक्टर बना। आर वेक्टर को एक्सटेंड करो ऐसे, तो ये टॉर्क क्या आ रहा है? ये एंगल थीटा आ रहा है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी बेटे? स्मॉल आर इंटू एम जी इंटू साइन थीटा। हाँ या ना? मेथड लगा दिया मैंने, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। आर को एक्सटेंड किया ऐसे, ये एंगल मिल गया आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का। हाँ या ना? नाउ ये एंगल अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, हाँ ना। और साइन थीटा या साइन 180 माइनस थीटा तो एक ही बात है। तो दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा। ये मैंने एक्सटेंड कर लिया जरा इसको नीचे, ये 90 डिग्री एंगल है। तो मैं टॉर्क को लिख सकता हूं आर इंटू साइन पाई माइनस थीटा इंटू एम जी, है ना। साइन पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो? ये क्या है? रेंज का आधा है, आर बाय टू। साइन पाई माइनस थीटा को आर बाय टू अपॉन स्मॉल आर लिख सकते हो आप, है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? स्मॉल आर साइन पाई माइनस थीटा को आपने लिख दिया आर बाय टू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर इंटू एम जी। स्मॉल आर कट गया, कितना आ गया? टॉर्क एम जी इंटू आर बाय टू। ये एक तरह से मैंने ना वही काम कर दिया है कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस का परपेंडिकुलर पार्ट। ये थी एक्सिस, गौर करना, ये थी एक्सिस, ये था पॉइंट जहां पे फोर्स लग रहा था। मुझे टॉर्क चाहिए,
इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाने की जरूरत में आगे से हमें नहीं पड़ेगी। हम सीधे क्या करेंगे इस केस में, मैं इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दूंगा। इसको हम क्या नाम देते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है यार, सीधी सी बात है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अब तुम्हारे सामने ये mg का लाइन ऑफ एक्शन है और ये एक्सिस है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। ये रही एक्सिस, ये रहा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r/2, रेंज का आधा, सीधे टॉर्क आ गया। तो अब मैं थीटा बीटा के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं सीधे बोलूंगा क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे, एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच। एक और तरीका देखना, मान लो ये रही एक्सिस, ये एक्सिस है, यहां कहीं पर फोर्स लग रहा है ऐसे F, ये फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दो आप, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो आप, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर परपेंडिकुलर। ये तरीका है टॉर्क ढूंढने का। ओके, या तो R का परपेंडिकुलर पार्ट ले लो या F का परपेंडिकुलर पार्ट, दोनों तरीकों से टॉर्क आएगा सेम। क्लियर, नोट करो इसको। ठीक है, आकृति बेटे, व्हाट इज आर परपेंडिकुलर, ये क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लिखो हेयर आर परपेंडिकुलर, ऐसे ही सिंबल वाइज ही लिखो, आर परपेंडिकुलर इज द डिस्टेंस, is the perpendicular distance between axis and line of action of force. It is the perpendicular distance between axis and line of action of force. ठीक, दूसरा तरीका जहां पे हम फोर्स का परपेंडिकुलर पार्ट लेंगे, हटा दूं, कर लो नोट बेटे आराम से, टेक योर टाइम, बट साथ साथ अपने दिमाग में भी प्रोसेसिंग करते रहो इन चीजों की। दूसरा मेथड एज आई टोल्ड, नोट कर लो। हाँ जी बेटे, हाँ जी, R क्रॉस F इनवर्ड्स, ठीक है। दूसरा मेथड इज फर्दर इजी। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहता एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, ठीक है, ये पार्टिकल यहां पे जब लैंड कर गया उस वक्त ग्रेविटी की वजह से कितना टॉर्क है, जेड एक्सिस के अबाउट ही, ये रही एक्सिस। तो अगर मेरा सवाल होता जब ये पार्टिकल लैंड कर गया उस वक्त टॉर्क बताओ, ये रही एक्सिस, ये रहा पॉइंट जहां पे फोर्स इस वक्त लग रहा है, एक्सिस से इस पॉइंट तक को ज्वाइन करो तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस बार, कैपिटल आर, और ये फोर्स तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो इस बार तो आराम हो गया, ये तो सीधा टॉर्क आ गया। मैग्नीट्यूड वाइज कितना, mgr। डायरेक्शन वाइज ऑफ कोर्स क्या करना है, आर वेक्टर के पैरेलल अपना राइट हैंड लेके जाओ, पहले तुम्हारी ये हाथ की चारों उंगलियां किधर जाएंगी, आर के पैरेलल, अभी आर के पैरेलल, अब तुम्हारा हाथ घूमेगा यहाँ पे ऐसे, सो दैट तुम्हारे हाथ की जो हथेली है वो mg की ओर आ जाए, नीचे की ओर। अब ये r क्रॉस f, so what is the direction of the torque, इनवर्ड। नहीं तो और आसान तरीका, पेन को घुमाओ, ये रहा r वेक्टर, ये रहा f वेक्टर, r से f, पेन को घुमाया ऐसे, ऐसे पेन को घुमा रहे हो, सेम वे अपने राइट हैंड को घुमा दो अंदर की ओर, ये इजी है बहुत, समझ गए। अपने पेन को घुमाओ, r वेक्टर से f वेक्टर की ओर पेन को घुमाओ, जैसे पेन घुमा था वैसे राइट हैंड घुमा के देख लो, इजी है। उसमें क्या होता है ना, तुम पहले हाथ को ऐसे ले जाते हो आर, और कहते हो अब सर कैसे मोड़ू, किधर मोड़ू, आर ऐसे, पेन को घुमाओगे तो ये आर से एफ, ये घुमा, ऐसे ही राइट हैंड घुमा, दैट्स ऑल, ठीक है। सो आर क्रॉस एफ, इस डायग्राम में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, इनवर्ड्स। नाउ राइट,
बॉडीज इन इक्विलिब्रियम, टॉर्क का यूज आएगा इसमें, अभी टॉर्क ही चलेगा अभी। बॉडीज इन इक्विलिब्रियम, देखो ये नोट नहीं करना, सुनो। वर्क पावर एनर्जी में हमने इक्विलिब्रियम की बात करी, वहां पे हमने सीधे बोला भाई इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, क्योंकि वहां पे होते थे छोटे छोटे ब्लॉक, रोटेशन की हम बात ही नहीं कर रहे होते थे उस वक्त, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते थे। हाँ, इसको थोड़ा हम अलग डायरेक्शन में ले गए थे आगे, इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर न्यूट्रल, वो सब बातें हमने करी। हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी जब सबसे कम और फोर्स जीरो तो स्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की जब सबसे ज्यादा और फोर्स जीरो तो अनस्टेबल, है ना। उस अलग डायरेक्शन में चले गए थे हम। हमने टॉर्क के बारे में, क्योंकि छोटी छोटी बॉडीज थी बेटे, देखो कितने कैसे सीक्वेंस से डेवलप होती जा रही है थ्योरी। पहले आपने पढ़ा काइनेमैटिक्स, पहले आपने सिंपली बात करी एक्सेलरेशन इतना, डिस्प्लेसमेंट कितना, वेलोसिटी कितनी, फोर्स वगैरह का झंझट ही नहीं था कोई, सीधे ही बता दिया जाता था एक्सेलरेशन ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, वेलोसिटी वो रही, ढूंढो। फिर फोर्सेस समझना सीखा हमने, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन करता है, फोर्स। जब एक बॉडी पे तुम लगाते हो फोर्स, F इक्वल टू एम ए से आता है ए के बाद वो बॉडी फिर वेलोसिटी बदलने लगती है। फोर्सेस के बारे में फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने सीखे। फिर उसके बाद हम एनर्जी वगैरह पे चले गए कि वो जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं वो काइनेटिक में गए, पोटेंशियल में गए, किधर गए। फिर हम सेंटर ऑफ मास पे आ गए, यार एक पार्टिकल नहीं बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, भाई ये मार्कर भी क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स का ही तो कॉम्बिनेशन है। फिर हमने अगर हमारे सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी करना सीखा बाय स्टडिंग मोशन ऑफ देयर COM। अब रोटेशन पे आ गए उन बॉडीज के, ठीक। तो अब अगर बड़ी बॉडी कोई इक्विलिब्रियम में है, मान लो इस तरह से, ऐसे ये एक रॉड है, या तुमने अपने घर पे ऐसे सीढ़ी को ऐसे रखा हुआ है, सीढ़ी है ऐसे दीवार पे टिका के रख दी, है ना, दीवार पे टिक के रखी हुई है सीढ़ी। मान लो दीवार स्मूथ है, तो अब अगर हम कहेंगे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, रॉड, डिस्क लेंगे, रेगुलर शेप बॉडीज को स्टडी करेंगे, डिस्क होगा, प्लास्टिक की बॉल, हॉलो स्फीयर होगा, सॉलिड क्रिकेट बॉल, फुटबॉल टाइप, बड़ी बड़ी चीजें, सिलेंडर, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे भाई सारे फोर्सेस भी बैलेंस होने चाहिए और सारे टॉर्क भी बैलेंस होने चाहिए। ऑल द फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड, ऑल द टॉर्क मस्ट बी बैलेंस्ड, तब हम कहेंगे बॉडी पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में है। अगर मान लो जैसे ये बॉडी, ये पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में है, ये ना चल रही है ना ये घूम रही है, तो इसका मतलब टॉर्क भी बैलेंस है इस पे और फोर्सेस भी बैलेंस है। अगर टॉर्क बैलेंस ना हुए बॉडी को घुमा देंगे, फोर्सेस बैलेंस ना हुए तो सेंटर ऑफ मास को चला देंगे। जैसे मान लो ये रॉड टेबल पे पड़ी है, ठीक, टेबल पे रखी है रॉड, प्लीज, तुमने एक फोर्स एफ इधर से लगाया, एक फोर्स एफ इधर से लगाया, क्या होगा, क्या होगा, ये सिर्फ चलेगी, घूमेगी नहीं। सेंटर के अबाउट, भाई दोनों फोर्सेस ऊपर हैं तो ये रॉड ऊपर तो जाएगी, ऊपर इन द सेंस ये टेबल पे रखी है प्लीज, है ना, हम ऐसे खींच रहे हैं ऐसे, घूमेगी तो नहीं ना, क्योंकि ये एक्सिस है, मान लो ये फोर्स है, ये आर कितना हो गया L/2, ये वाला फोर्स कितना टॉर्क देगा L/2 इंटू एफ, और ये ऐसे घुमाना चाहेगा, ये कितना देगा L/2 इंटू एफ, और ये कैसे घुमाना चाहेगा, ये ऐसे, ये कैसे, ऐसे। आप सोचो, ये रही एक्सिस, ये फोर्स मैं ऐसे लगाऊं, ये देखो ऐसे घुमाना चाह रहा है इसको, और ये फोर्स मैं इधर से ऊपर लगाऊं, ये उल्टा घुमाना चाह रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस बॉडी को चलाना सेम डायरेक्शन में चाह रहे हैं, बट रोटेशन उल्टे डायरेक्शन में, एक ऐसे घुमाना चाह रहा है एक ऐसे। तो ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ रहा है 2F/m, बट इस पे टॉर्क 0 आ रहा है। ये बॉडी घुमाना चाहती है इधर को, ये बॉडी घुमाना चाहती है इधर को, उल्टे सेंस में, चलाना दोनों सेम सेंस में चाहते हैं। यही अगर आपने इस रॉड पे एक फोर्स इधर लगा दिया होता, एक फोर्स इधर, ऐसे फोर्सेस को कपल बोलते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, कपल। इस केस में क्या होगा, ये चल नहीं पाएगा,
एक फोर्स ऊपर दूसरा नीचे। ये चल पाएगा से मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास नहीं चल पाएगा, बाकी पार्टिकल्स चलेंगे। इस रॉड का खाली सेंटर नहीं हिलेगा, ये ऐसे घूमेगी। ये भी चाहता है ऐसे घुमाना, ये भी चाहता है ऐसे। आप देखो ये रही बॉडी, ये फोर्स इधर लगाओ, ये फोर्स नीचे। ये तो आप करते ही हो, पेन वगैरह को ऐसे ऐसे हाथ पे घुमाते ही हो ऐसे ऐसे। तो ये चल थोड़ा ना रहा है, इस पे सारे फोर्सेस बैलेंस है, इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, टॉर्क है इस पे। वो टॉर्क आप चेंज कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली, कभी ऐसे अपनी उंगलियों की हेल्प से। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, बॉडी इज इन, लावण्या, बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट इन रोटेशनल, एंड दिस वन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्सेस बैलेंस, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब टॉर्क बैलेंस। अगर दोनों ही बैलेंस तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ओके, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ। ये मत लिखना है स्टेबल अनस्टेबल, वो वर्क पावर एनर्जी का पार्ट है। कहीं भी डाउट आए डिस्कस करो। क्लियर है ना लावण्या अच्छे से? अपनी बेटे कहीं भी डाउट आए बताओ, आपके दिमाग में प्रोसेस करो उसको। ठीक है, राइट। If the net external force on a system equals 0, if the net external force on a system equals 0, then AC equal to 0, suffix C, AC equal to 0, then the system is in translational equilibrium. Then the system is in translational equilibrium. आगे अगले लाइन में, if net torque about an axis is 0, if net torque about an axis is 0, then body is in rotational equilibrium about that axis. Body is in rotational equilibrium about that axis. ठीक है, अगली लाइन, if both F net and tau equal to 0, if both F net and tau equal to 0, then the body is in complete equilibrium. Then the body is in complete equilibrium. ठीक है, इस केस में क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। इस केस में क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। इस केस में क्या है, पूरा इक्विलिब्रियम है, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है, नेट टॉर्क भी 0, कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। फाइन, संप्रीत कोई डाउट बेटे? अक्षय क्लियर है? ध्यान से समझो बेटे, एंड गिव सम टाइम बिफोर नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे, गिव टाइम, और सीओएम कोलिजन को एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करो। वॉल स्मूथ है बट ये रफ है। दोनों स्मूथ हुए फिर तो पक्का रॉड फिसल जाएगी, दोनों स्मूथ हुए तो इक्विलिब्रियम में रह नहीं सकती। ठीक है, वॉल स्मूथ है बट ग्राउंड रफ है। आता हूं, उसका एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक, पहले जरा इजी क्वेश्चन करें फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे। अब आपकी बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। एक अब से आगे तुम्हें कभी भी कोई रॉड, रिंग, डिस्क ना चलता दिख रहा है ना घूमता दिख रहा है, आप कहना सारे फोर्सेस भी बैलेंस होने चाहिए और सारे टॉर्क भी। ये एक रॉड मैंने कंसीडर करी, ये रॉड का मास है m, लेंथ है l, ये ऐसे एक रस्सी की हेल्प से ऐसे छत से टांगा हुआ है इधर से, और यहां पे एक रस्सी की हेल्प से सेम आइडेंटिकल यहां से, ये इसका वेट एक्ट कर रहा है मिडिल में mg। फिलहाल तो तुम्हें सिमेट्री के हिसाब से बोलना चाहिए, दोनों रस्सियों में टेंशन बराबर होगा, इसमें और इसमें टेंशन बराबर ही आएगा।
मैंने यहां पे L/4 दूर, ये डिस्टेंस L/4 है, यहां पे एक और पार्टिकल रख दिया और इस पार्टिकल का मास भी पूरी रॉड के मास के बराबर है mg। ये पार्टिकल छोटा सा है बट लोहे का बना है, बहुत भारी सा है, ठीक। इस अकेले पार्टिकल का मास रॉड के बराबर है। अब जाहिर सी बात है टेंशन किधर बढ़ेगा, टेंशन इस रस्सी में बढ़ना चाहिए, ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है। अब बताओ इस रस्सी में टेंशन कितना है T1 और इस रस्सी में टेंशन क्या है T2। फाइंड T1 एंड T2। तुम्हें क्या दिख रहा है अपने सामने, एक रॉड और एक पार्टिकल आकृति बेटे, और वो कैसे दिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम में, ना रोटेशन है ना ट्रांसलेशन। करो डायग्राम बनाओ। गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, गिवन सिस्टम is in equilibrium, find T1 and T2, find T1 and T2। करो सॉल्व। हाँ भाई, क्या आंसर आया, 5382 आ गया mg। गवेश कर रहे हो, चल मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से अब मेरी बात। देखो सबसे पहले करने हैं फोर्सेस बैलेंस। ऊपर की ओर क्या क्या फोर्स है, T1 प्लस T2, नीचे की ओर क्या है, दिस। पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, तो पूरे सिस्टम पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं दे मस्ट बी बैलेंस्ड, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, ठीक है ना अक्षय बेटे। फोर्सेस बैलेंस कर दो, सो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2mg। ये तो बन गई एक इक्वेशन। टॉर्क वाली सीखना आप सबके लिए नया है, वो ध्यान से समझो। टॉर्क एक्सिस कहां ले, जब बॉडी मोशन में होगी, कल को हम पढ़ेंगे वो, ये बॉडी ऐसे मूव कर रही होगी, तब मैं टॉर्क या तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लूंगा, या अगर मान लो ऐसे मुझे कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट बॉडी हिंज्ड है, बॉडी सिर्फ इसी एक्सिस के अबाउट, तो मैं इसके अबाउट लूंगा। तो जब बॉडी मोशन में होगी तो एक्सिस दे रखी है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो COM तो है ही है जिंदाबाद, हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बाकी किसी एक्सिस पे नहीं जाएंगे, नहीं तो स्यूडो फोर्स और स्यूडो टॉर्क, स्यूडो फोर्स और झंझट पड़ेगा, सिखाऊंगा बाद में अच्छे लेवल पे आके। फिलहाल अगर बॉडी रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, योर चॉइस। तो मान लो एक्सिस एक यहां पर ऐसे मान लो, 2 मिनट के लिए अपनी सोच को एकदम बदल दो टॉर्क कैलकुलेशन के लिए। तुम बिल्कुल ऐसे सोचो कि जैसे ये रॉड है, ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूम सकती है ऐसे ऐसे, या तो क्लॉकवाइज या तो ऐसे सोचो रियल सिनारियो से 2 मिनट के लिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी फिर तो आप ऐसे ही कर दोगे। 2 मिनट के लिए आप ऐसे सोचो, मैं टॉर्क निकालने जा रहा हूं तो मैंने इमेजिनरी ऐसे सोच लिया ये एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम सकता है, बट घूम रहा नहीं। इसका मतलब कुछ फोर्सेस इसको ऐसे घुमाना चाह रहे होंगे और कुछ उल्टा, और आपस में बैलेंस कर देंगे। नाउ ये T1 तो बेचारा एक्सिस पे ही आ गया, तो ये तो घुमा ही नहीं पाएगा। अगर कोई फोर्स एक्सिस पे ही तुम लगाओ, जैसे वही हिंज पे पकड़ के खींचो, देयर इज नो टॉर्क बिकॉज देयर इज नो आर 0 है ना बेटा इस केस में, तो टॉर्क कहां से आ जाएगा। नाउ इस mg की बात करो, इस mg के लिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2। ये mg इसको कैसे घुमाना चाह रहा है, साफ दिख रहा है क्लॉकवाइज। तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लॉकवाइज ये वाला mg भी इसको कैसे घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज या नहीं। यार रॉड को इस जगह पकड़ लो, आप सोचो इस जगह जो एक्सिस मानी थी तुमने वहां पकड़ दो, ये mg भी ऐसे, ये mg भी ऐसे, और ये t उल्टा, ठीक है। तो ये वाला टेंशन T2 कैसे घुमाना चाह रहा है, उल्टे सेंस में। तो आई राइट नेट टॉर्क एज व्हाट, और यहां मुझे फोर्स को तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फोर्स r के परपेंडिकुलर है। इस वाले फोर्स के लिए r की वैल्यू कितनी है, L/2, तो इस वाले फोर्स का टॉर्क कितना आएगा, mg इंटू L/2। इस वाले फोर्स के लिए r की वैल्यू कितनी है, L/2 प्लस L/4, 3L/4। तो देखो मैं प्लस कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो T2 किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, उल्टा। घूम नहीं रही बॉडी,
क्योंकि सारे फोर्सेस के टॉर्क बैलेंस है। ये आएगा माइनस T2 इंटू एल इक्वल टू 0। बहुत आसान है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बॉडी घूम रही होती, मैं नेट टॉर्क ढूंढ लेता, फिर न्यूटन मीटर में आंसर आ जाता। यहां से एल को T2 सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा T2? कितना आ रहा है लक्ष्य बेटे? पक्का 5/4 mg। T2 की वैल्यू उठा के यहां रख दो, T1 आ जाएगा। कितना आ रही है T1 की वैल्यू? T1 आ रहा है 3/4 mg। डन हो गया। एक्सिस बदल के भी जरा एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है? क्लियर है लावण्या? बहुत आसान है, दोबारा घर पे सॉल्व करो इसको। एक काम करना, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना संप्रीत बेटे, ठीक है? जन्माष्टमी मनाना अच्छे से। हांडी फोड़ोगे जाके घर पे? नहीं, चंडीगढ़ में कहीं होता ही नहीं होगा मुझे लगता है ऐसे कुछ। ये वो ऐसे खड़े होके, जो मुंबई में तो बहुत होता है। नहीं नहीं, वो क्या ऐसे क्या, बहुत मजा आता है। नहीं, मुंबई जाओ तुम्हें सरेआम दिखाई देगा। मूवीज में कहीं और किसी और प्लेनेट से थोड़ा इंस्पिरेशन लिया है। आप मुंबई जाके देखो, है ना, लार्ज स्केल पे दे सेलिब्रेट। जाने दो, आप लोग क्या करना है इस क्वेश्चन को, आप निकालना टॉर्क इसके अबाउट, आप निकालना टॉर्क इसके अबाउट, आप निकालना टॉर्क इसके अबाउट। 3 बार प्रैक्टिस करके देखना। अभी एक काम करो, अभी रॉड के सेंटर के अबाउट जरा टॉर्क की इक्वेशन मुझे बना के दिखाओ। नेट टॉर्क तो 0 आना है करण बेटे, ये तो बहुत क्लियर है, क्योंकि बॉडी घूम नहीं रही। बॉडी घूम नहीं रही तो नेट टॉर्क शुड बी, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो नेट फोर्स शुड बी 0। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे दिखा तो नेट फोर्स 0, अगर मुझे बॉडी घूमते हुए ना दिखाई दी तो नेट टॉर्क 0। इसको नोट कर लो पहले। और जरा 2 मिनट ऐसा डायग्राम, ये काम जरा फिर से करो, एंड इस बार कैलकुलेट टॉर्क अबाउट सेंटर, कैलकुलेट टॉर्क अबाउट सेंटर। मिटा दूं इसको? संप्रीत जल्दी कर बेटे। बॉडी रेस्ट पे है तो टॉर्क के लिए तुम एक्सिस अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक? अबाउट सेंटर, तो ये रॉड हमने ली, ठीक। अब मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं, तो मैंने 2 मिनट के लिए मैंने अपना इमेजिनेशन एकदम बदल दिया। मैं भूल गया ये रस्सी वस्सी ये सब रॉड टंगी है, मैंने कहा ये रही रॉड, सेंटर पे ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूम सकती है, ऐसे ऐसे इस तरह से घूम सकती है, ठीक है? ये T1 इसको कैसे घुमाना चाहेगा? T1 इसको कैसे घुमाना चाहेगा? क्लॉकवाइज, हाँ या ना? ये देखो ना यार, एक्सिस पे ऐसे पकड़ लो, ये T1 ऐसे घुमाओ, ये देखो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक। ये T2 इसको कैसे घुमाना चाहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये mg इसको कैसे घुमाना चाहेगा बेटे? ये भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। आप खुद ही देखो, आपको खुद ही, नहीं तो r क्रॉस f तो है ही आपके पास, बट ये तो सामने साफ दिख रहा है। ये अगर एक्सिस होती, mg ऐसे घुमाना चाहता, इधर से T1 भी इधर घुमाना चाहता, और T2 उल्टा घुमाना चाहता, तो इस बार इक्वेशन क्या बनेगी? T1 इंटू L/2 प्लस mg इंटू L/4 माइनस T2 इंटू L/2 इज 0। या T1 प्लस T2 तो नहीं आ रहा, तुमने गलती कर दी लक्ष्य बेटे, सारे प्लस गलती कर दी। सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में छोड़ना, ये समझ आया लावण्या? माइनस क्यों किया बेटे? ऊपर नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल, ऊपर तो ये भी है। ये बॉडी को अगर मैं ऐसे पकड़ लूं, आप 2 मिनट के लिए जशन बेटे जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो, 2 मिनट के लिए सोचो कि बॉडी उस जगह के अबाउट घूम सकती है। ये T1 कैसे घुमाना चाह रहा है? ऐसा। ये mg भी उधर ही घुमाना चाह रहा है, ऐसा। तो इसलिए दोनों का टॉर्क मैंने जोड़ा है। T2 घुमाना चाह रहा है उल्टा, इसलिए उसको मैंने माइनस करा है। समझ रहे हो बेटे सात्विक? भूलना नहीं बेटे, ये पता है प्रॉब्लम तुम लोग के एंड से भी होती है, पढ़ोगे नहीं घर पे। अब इसको घर पे, इस टॉपिक को तुम्हें ना परसों क्लास से पहले घंटा डेढ़ देना पड़ेगा, खुद से डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस कर करके, फिर कैसे भूल जाओगे? हो ही नहीं सकता भूल जाओ। क्लियर है कबीर? बस हो जाएगा। ये टॉर्क ए और बी के अबाउट कैलकुलेट करके सॉल्व करके देखना, ठीक है? हटा दूं? हाँ, ये माइनस माइनस वो प्लस, उसमें क्या यार, इक्वल टू 0 करना है।
अब तुम कहो मैं क्लॉकवाइज वाले टॉर्क को माइनस लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज वालों को प्लस लूंगा, तुम्हारी मर्जी। तो ये राइट साइड है तो इसको प्लस ले लोगे। ऐसे मत करो बेटे, ये गलत ना करो, है ना। आ जाएगा उससे, मैं तुम्हारी बात मान गया, बट अभी अपने इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करो। आप ये देखो कि वो फोर्स घुमाना किस सेंस में चाह रहा है। क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है तो प्लस ले लो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है अनुष्का बेटे तो माइनस ले लो। डोंट लुक एट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लुक एट द सेंस ऑफ रोटेशन फॉर टॉर्क। उस हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड करो। ठीक, अभी एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। ये वही रॉड यहां सीढ़ी ऐसे ऐसे टिकी हुई है, ग्राउंड रफ है, इस तरह से रफ ग्राउंड है, दीवार स्मूथ है, यहां से कोई फ्रिक्शन नहीं, रॉड इक्विलिब्रियम में है, हमें मेंशन है कि ये एंगल थीटा है, रॉड की लेंथ एल गिवन है क्वेश्चन में, रॉड का वेट हमें पता है ये रहा mg, सेंटर से एक्ट कर रहा है। ठीक, तो एल लेंथ भी पता है रॉड की एल। इस दीवार से नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगा n1, है ना। रॉड को तुम जैसे आड़ा टेढ़ा कर लो, नॉर्मल फोर्स हमेशा दीवार के परपेंडिकुलर आएगा। यहां पे एंगल थीटा जो मर्जी होता रहे, जमीन से नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर आएगा, और यहां पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा प्रतुल बताएगा। ये जमीन इस रॉड को फ्रिक्शन किधर देगी, लेफ्ट या राइट। लेफ्ट क्यों, फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, ना होता तो क्या होता, ये रॉड फिसल जाती। फ्रिक्शन क्या करता है, स्लिपिंग की टेंडेंसी को ही तो अपोज करता है। ये रॉड किधर स्लिप होना चाहती है, पीछे, इसलिए फ्रिक्शन इधर कितना लगेगा, कितना, म्यू n2, है ना। गलत, स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन है मेरे भाई, इसकी वैल्यू 0 से म्यू एन के बीच पता नहीं कितनी है। अगर क्वेश्चन ने बोला रॉड इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तो तुम फ्रिक्शन को क्या लोगे, म्यू एस एन, म्यू एस याद है। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो कहा ये रॉड चुपचाप पड़ी है, तो फ्रिक्शन क्या लोगे, स्मॉल एफ। पता नहीं कितना होगा, 0 से याद नहीं आ रहे फ्रिक्शन के टॉपिक। तो ये सब फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखो बेटे। एफ वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी आगे करता जाएगा, सीखता जाएगा। स्मॉल एफ, तो अब तुम्हें n1 बताना है, n2 बताना है, f बताना है इन टर्म्स ऑफ m, थीटा एंड l। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। A rod of mass m and length l, a rod of mass m and length l is in equilibrium, a rod of mass m and length l is in equilibrium as shown. Find n1, n2 and f। ठीक है, मास गिवन है रॉड का, लेंथ गिवन है, थीटा गिवन है, m, l एंड थीटा आर नोन। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर, फोर्सेस बैलेंस, टॉर्क बैलेंस, इक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस बैलेंस करो, टॉर्क बैलेंस करो। सारे फोर्सेस पहले बैलेंस करो, n2 की वैल्यू तो तुरंत बता दो, mg, यार अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड, राइट साइड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड। तो ये तो पक्का दिख रहा है n1 f, कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटर ऑफ मास। ये तुम पहली सीढ़ी पे खड़े हो, जहां यार तुमने कहा सर ये रॉड रेस्ट पे है, सुन बेट, तूने कहा ये रॉड रेस्ट पे है, ठीक, तो फिर इस पूरी रॉड को 2 मिनट के लिए एक पार्टिकल मान ले, ये रहा एक पार्टिकल, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस इस पे लग रहे हैं रॉड पे, सारे इस पार्टिकल पे लगा दे। क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, mg नीचे और n2 ऊपर, n1 राइट को और f लेफ्ट को। समझ बात को बेटे, तूने अगर कहा सर इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिस्कस करते हैं, मैंने कहा बेटे सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे है ना। सेंटर ऑफ, पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है
जो बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे बॉडी का पूरा मास इसी पे हो और सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस इसी पे लग रहे हो। याद आ रहा है? सेंटर ऑफ मास इज मूविंग एज इफ होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड हेयर एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग हेयर। तो मैंने वही काम कर दिया, सारे मास को मैंने यहां कॉन्सेंट्रेट कर दिया, पार्टिकल बना दिया, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को उठा के इस पे लगा दिया। नाउ यू आर सेइंग कि सर ये तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस हो गया। कितना इजी है, ठीक है। सो N1 इक्वल टू F, N2 इक्वल टू mg। टॉर्क के लिए जरा 2 मिनट एफर्ट मारो, फिर मैं बताऊंगा। हो गया? क्या आया? mg cot थीटा। कोट नहीं होता, कॉट होता है, कॉट, वेल कॉट, वो वाला कॉट। तो F का टॉर्क लिया, mg का लिया, F का लिया, N1 का क्यों नहीं लिया मेरे भाई? N1 भी तो है। सुनो दे तुम लोग, मैं बता रहा हूं ना, देखो आप में से कई बच्चे ऐसे हो जो बड़ी जल्दी समझ जाते हो चीजें, लेकिन आप जल्दी भी समझ गए बेटे, मेरे प्रोसेस को फॉलो करो, वैसे ही चलो। इसको तो हटा ही दूं मैंने क्या सिखाया? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क तुम कोई भी एक्सिस अपने पसंद की सिलेक्ट कर लो। मोशन में हुई फिर ऐसा मत करना सर मेरा मन कर रहा है टॉर्क इसके अबाउट है, नो, या COM या जहां भी हिंज है बॉडी, ठीक। सो इस केस में ये रॉड है ऐसे, 1 मिनट रुको आप, ये रॉड है ऐसे, मैं भूल गया दीवार, मैं भूल गया जमीन, एंटायरली न्यू थिंकिंग मेरी, मैं टॉर्क लेना चाहता हूं इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस ही क्यों मुझे पसंद आई? क्योंकि यहां पे दो दो फोर्स लग रहे हैं, तो अगर मैं एक्सिस ये लूंगा तो इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क गया, मेरे को आसानी होगी। तो तुम जिस जगह पे ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस है, कोशिश करो एक्सिस वहीं ले लो, ताकि वहां पे जितने फोर्सेस थे उनका तो टॉर्क तुम्हें निकालने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनका टॉर्क तो जीरो हो गया। नाउ कम हियर, ये आ रहा है mg, ये mg है, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी है एक्सिस से फोर्स तक की? L/2। mg को तोड़ो, टॉर्क कौन देता है? R इंटू एफ का परपेंडिकुलर वाला पार्ट, R इंटू एफ परपेंडिकुलर। ये mg के टुकड़े करोगे तो ये एंगल थीटा आ रहा है, तो ये आएगा mg cos थीटा। अब प्लीज ये नहीं कहना सर टॉर्क आपने तो पढ़ाया R इंटू एफ इंटू साइन थीटा होता है। बेटे वो थीटा था R और F के बीच का एंगल, ये थीटा तो यहाँ पे अलग ही है ना। मेरे को हमेशा, अब मैं टॉर्क कैसे ढूंढूंगा? R इंटू फोर्स, R के परपेंडिकुलर कौन सा है? सो R के परपेंडिकुलर ये R है बेटे, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है ना। अब ये नहीं कहना सर यहां तो साइन थीटा क्यों नहीं लिया आपने, भाई थीटा यहां पे कुछ और है, मेरे को फोर्स का परपेंडिकुलर पार्ट चाहिए। अब सोच सोच बेटे संप्रीत, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है यहाँ पे बेटे, यहाँ पे तूने रॉड को होल्ड कर रखा है, ये mg cos थीटा इसको कैसे घुमाना चाह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके टॉर्क को ले ले माइनस, इसके टॉर्क को तू माइनस ले ले, और इधर आ, ये आ रहा है N1। N1 के लिए एक्सिस से यहां तक की दूरी कितनी है? L, और N1 को भी तोड़ दे। N1 का भी मुझे वो टुकड़ा चाहिए जो R के परपेंडिकुलर है, R यानी एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस। N1 का ये कंपोनेंट चेक कर, ये थीटा है, तो ये थीटा आएगा, तो ये कितना आएगा? N1 साइन थीटा। ये कैसे घुमाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज। ये कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। बड़ी तो घूम नहीं रहा, तो इसलिए N1 साइन थीटा इंटू L माइनस mg cos थीटा इंटू L/2 इज 0। दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन। पंच डाउट है बेटे कहीं? है? नहीं है? अच्छा, तो ये आ गया N1 साइन थीटा, L तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू mg cos थीटा बाय 2। सो N1 कितना आ जाएगा? mg cos थीटा बाय साइन थीटा कितना आ जाएगा? cot थीटा बाय 2। सो नॉर्मल फोर्स इज mg cot थीटा बाय 2। ओके, अब ये आपका एक और 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं यहां पे। आप घर पे अनुष्का बेटे टॉर्क सेंटर के अबाउट भी निकालना, टॉर्क अपर पॉइंट के अबाउट भी निकालना। मैं कहता हूं तुम आप सोचते होगे सर क्या यहां एक्सिस ले सकते हैं? बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना जब बॉडी रेस्ट पे है तो तुम एक्सिस कहीं मर्जी ले लो, बट बेवकूफी क्यों करें यहां लेके, ये लेंगे, बेस्ट पॉइंट ये है।
क्योंकि इन दोनों का टॉर्क गया ना, ठीक है। बट यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम, कैलकुलेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑल्सो, कैलकुलेट अबाउट दिस, आंसर आपका सेम आना चाहिए, mg cot थीटा बाई 2 n1 की वैल्यू। तो f भी इतना ही हो गया mg cot थीटा बाई 2। ओके, क्लियर एकदम? यार सामने है तेरे, ये रही एक्सिस, ये पकड़ ले यहाँ पे एक्सिस, mg cos थीटा ऐसे घुमाना चाह रहा है, n1 sin थीटा ऐसे घुमाना चाह रहा है, बस एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक को प्लस ले ले एक को माइनस। नाउ राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल आई सिंबल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, देखो जब बात आती है बॉडीज के ट्रांसलेशन की, ठीक, मैंने दो बॉडीज पे सेम फोर्स लगाया, कौन सी बॉडी तेज चलेगी? जिसका मास कम होगा। आप कहोगे सर जिसका मास कम है वो बॉडी तेज चलेगी, है ना, सेम फोर्स लगाया था। ऐसे ही अगर मेरे सामने दो बॉडीज हैं, मैंने दोनों पे सेम टॉर्क लगाया, दोनों को घुमाना चाहता हूं, एक तरफ मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक रॉड है, ग्रेविटी भूल जाओ, ये मैं टॉर्क इस पे कोई फोर्स लगा के टॉर्क दूंगा, इसकी लेंथ है, इसका मास है मान लो 4 केजी, इसकी लेंथ है मान लो 2 मीटर, 4 केजी इसकी मास है और 2 मीटर इसकी लेंथ। दूसरी तरफ मेरे पास एक और रॉड है ऐसे, इसकी लेंथ ज्यादा है बट पतली है तो मास कम है, इसका मास है 2 केजी, लेंथ है इसकी 4 मीटर, उल्टा, यहां मास 4 केजी, वहां पे लेंथ 4 मीटर। मैंने दोनों को सेम टॉर्क दिया, कैसे दिया सेम टॉर्क? मान लो मैंने यहां पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, ग्रेविटी भूल जाओ, ग्रेविटी नहीं है, तो टॉर्क कितना आया? 20 इंटू 2 मीटर इंटू 20 40, इस केस में टॉर्क कितना आया? 40 न्यूटन मीटर का, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर, टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के लॉन्ग, राइट हैंड स्क्रू रूल से बताओ। ठीक, इस केस में भी मैंने मिडिल पे सेम फोर्स लगाया 20 न्यूटन का ही, तो टॉर्क तो इस केस में भी सेम है, 20 इंटू 2 कितना? 40 न्यूटन मीटर। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि दो बॉडीज पे मैंने बराबर फोर्स लगाया है, कौन तेज चलेगा? आप तुरंत बोलोगे जिसका मास कम है ना, मास जिसका कम है उसकी वेलोसिटी तेजी से बदलना शुरू हो जाएगी, वो तेज चलेगा। इस केस में दोनों को मैंने टॉर्क तो बराबर दिया, कौन तेज घूमेगा? वो रॉड तेज घूमेगी या ये रॉड? तेज कौन घूमेगी, ये कैसे डिसाइड करें? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। खाली मास देख के आप कहोगे सर वो हल्का है, 2 केजी का है, वो तेज घूमना चाहिए। समझ रहे हो बात को? जब बात आती है बॉडीज के रोटेशन की, तो अभी जैसे तुमने देखा फोर्स से अकेले बात नहीं बनती, टॉर्क पे जाना पड़ता है, फोर्स कितनी दूर है वो भी देखना पड़ता है, फोर्स किस एंगल पे लगाया वो भी देखना पड़ता है, देन यू आर एबल टू टेल अबाउट टॉर्क। सेम वे अब ये बॉडी ये तेज घूमेगी या ये तेज घूमेगी, खाली मास देख के नहीं बता पाओगे। मास एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, मास का एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से 2 मीटर तक है, यहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से 4 मीटर तक है। ठीक है, अभी मतलब एक टर्म आएगा आपके सामने, मास और जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर का प्रोडक्ट, स्क्वायर टू स्क्वायर, ये कितना आ रहा है? 16। ये कितना आ रहा है? मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 32। ये क्यों, मैं अभी सिखाऊंगा आपको। आपको ये क्या बात हुई सर, मास ले रहे हो और डिस्टेंस का स्क्वायर, मास का भी स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे? डिस्टेंस का ही खाली क्यों नहीं कर रहे? डिस्टेंस का स्क्वायर ही क्यों कर रहे? ये मैं सिखाऊंगा अभी। तो ये ज्यादा है 32, ये धीरे घूमेगी। मतलब जिस बॉडी के मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट बड़ा आएगा, हम कहेंगे उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिफाइन करेंगे अब
समेशन MI/RI²। अभी बस एक्सेप्ट कर लो, ये क्यों, ये भी डेरिवेशन 1-2 क्लास में आएगा, आप समझ जाओगे खुद ही, है ना। मैं एक पार्टिकल लेके अभी समझा सकता हूं आपको, बट वो मैं रिजिड बॉडी के लिए समझाऊंगा। सो हाउ वी डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन MI/RI²। व्हाट इज MI? मास ऑफ एनी जनरल पार्टिकल। व्हाट इज RI? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, दिस इज द वे वी डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब जब बात आएगी बॉडीज के रोटेशन की, तो मैं अगर कहूंगा करण बेटे बॉडी ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी बी से बहुत ज्यादा है, क्या समझ में आएगा तुम्हें? तुम्हें समझ में आएगा, अगर बॉडी ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो मतलब इस बॉडी को घुमाना मुश्किल काम है। जैसे मैं कहूंगा यार ए का मास बहुत ज्यादा है बी से, तो आप कहोगे इसका मतलब ए को चलाना थोड़ा मुश्किल है, और चल पड़ा तो रोकना मुश्किल है। ऐसे ही अगर मैंने तुमसे कहा एक बॉडी का मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है का मतलब उस बॉडी को घुमा पाना मुश्किल है, और एक बार घुमा दिया तो रुके भी देर से। इनर्शिया, एक बार बॉडी रोटेट करने लग गई तो फिर उसको रुकने में भी टाइम लगेगा। जैसे मास अगर ह्यूज है, चलने लग गया तो रुकने में भी तो टाइम लगेगा भाई। इनर्शिया ज्यादा का मतलब क्या होता है? चेंज धीरे धीरे आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी भी धीरे धीरे और घटेगी भी धीरे धीरे। वहां वेलोसिटी, यहां एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अविराज बताएगा, डी थीटा बाय डी टी। यूनिट टाइम में बॉडी कितना एंगल घूम गई, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट टाइम में बॉडी कितना चली, दैट इज वेलोसिटी। यूनिट टाइम में कितना घूमी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल, रेडियन पर सेकेंड। So greater the moment of inertia, greater torque is needed to rotate the body. Greater efforts are required to rotate the body. ठीक है, तो लिखो इस चीज को समझने वाली भाषा में पहले। If a body has greater moment of inertia, if a body has, ये समझने वाली लैंग्वेज है, एग्जाम्स में प्रॉपर बुक वाली लैंग्वेज ही लिखी जाती है, वो भी बता ही दूंगा मैं। If a body has greater moment of inertia, it means greater torque is needed to change its angular velocity. It means greater torque is needed to change its angular velocity. तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस बॉडी को घुमाने के लिए। खाली मास से काम नहीं चलेगा, मास वाइज तो ये हल्का था, 2 kg का था, बट इसको घुमाना मुश्किल है, उसको घुमाना आसान है आपके लिए। ओके, आसान नहीं आसान। ओके, सो अगर मैंने कहा बॉडी का यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इट इज डिफिकल्ट टू रोटेट इट। ओमेगा बदलना, बढ़ाना भी मुश्किल, घटाना भी मुश्किल। ठीक है, अगली लाइन में इट इज डिफाइंड एज I इक्वल टू summation MI/RI²। Here RI is perpendicular distance of the general particle from axis of rotation. Ri is the perpendicular distance of general particle from axis of rotation. ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है, इसके बारे में आप आगे ग्रेजुएशन में बीटेक में पार्ट 1 में पढ़ते हो। ना वेक्टर है ये, ना स्केलर है ये क्वांटिटी, ना स्केलर है ना वेक्टर है। एक नई क्वांटिटी हमारे सिलेबस में है नहीं, आप पढ़ोगे टेंसर। टेंसर क्वांटिटी है ये, ना वेक्टर ना, यू विल लर्न मोर। हम उस पर ज्यादा नहीं जा रहे अभी। ठीक है, सो कोई मान लो किसी को ज्यादा पता हो, कह रहा ठीक है यार हम भी सीख लेंगे, वो अभी है ही नहीं सिलेबस में। कई बार ना बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, फिर वो पता है मेरे को तो ये भी पता है, ठीक है। अब ऐसे तो आगे बीएससी एमएससी पीएचडी बहुत सारी चीजें हैं, कोई कुछ पढ़ ले कोई कुछ पढ़ ले। वो टेंसर है, ठीक है रहता होगा, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जेईई एडवांस तक कहीं जरूरत नहीं है। कभी भी टेंसर डेंसर नहीं, क्या बोल रहे हो, टेंसर। अगर
कभी भी मैं आपसे कहूंगा टॉर्क बताओ, इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा एक्सिस कहाँ है, वहीं से तो डिस्टेंस लेनी है। मैं बताऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इमीडिएटली एक्सिस कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा ही क्या है, गिवन मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्सिस मैंने ऐसे दिखाई कभी, ऐसी एक्सिस, मैंने कहा भाई साहब ये एक्सिस है, ये एक्सिस का मतलब एक्सिस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे है। मैंने कहा ये पड़ा है मास m1, तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही लोगे, हाउ मच, r1। मैंने कहा ये पड़ा है मास m2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा r2। समझ रहे हो? हमारे इस बोर्ड के डायग्राम में, आपके नोटबुक में डायग्राम में एक्सिस अगर तुम ऐसे दिखा रहे हो बच्चे, ये एक्सिस है, पार्टिकल यहां पड़ा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, पार्टिकल यहां पड़ा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अगर मैंने एक्सिस ऐसे बनाई, एक्सिस बहुत जरूरी है, बिना एक्सिस के आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बताओगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लोगे। मैंने कहा एक्सिस ये रही, मैंने कहा भाई ये रहा मास m1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही r1। मैंने कहा ये रहा मास m2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही r2। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास उधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर, उससे कोई मुझे मतलब नहीं। अच्छा, अब ये नहीं, ये रेस्ट पे है या घूम रहा है, इससे मुझे कोई, यार एक बॉडी 5 kg की है तो 5 kg है ना, वो चाहे रेस्ट पे रहे चाहे चले। ये रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कहा 10 kg मीटर स्क्वायर है। यूनिट क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, kg मीटर। मैंने कहा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 kg मीटर स्क्वायर है इस एक्सिस के अबाउट। जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओगे, आप बताओगे भैया किस एक्सिस के अबाउट। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट घूमी ऐसे तो अलग होगा, इस एक्सिस के अबाउट घूमी तो अलग होगा। सो ये बेटे कौन सा ज्यादा होगा? अगर ये रॉड सेंटर के अबाउट घूम रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, या एंड पॉइंट के अबाउट घूम रही है तो ज्यादा है? एंड पॉइंट। मास तो सेम ही है, मास तो दोनों केस में सेम है। इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से एल लेंथ तक गया हुआ है, और अगर सेंटर के अबाउट घूम रही है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन खाली L/2 तक गया हुआ है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के जितना पास होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम। क्या बोल बोल? पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी। ठीक, मान लो मैंने आपसे कहा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक 2 kg का पार्टिकल है, इट इज प्लेस्ड एट 3,4,6, 3,4,6 पे पड़ा है। इसका मुझे जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, बोलो क्या होगा? थोड़ा बेटा ये जो हम पढ़ रहे हैं, इमेजिनेशन चलाना है, और 3D इमेजिनेशन। ये रहे हमारे कोऑर्डिनेट्स, ये रहा x, ये रहा y, ये रहा z। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम भूल गए क्या है? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? भूल गए? तो याद है? याद है सर, बताओ। x से y को अगर ये उंगलियां घूमेंगी तो थंब बताएगा z। ये x है, ये y है, ये z है। तुझे तो अच्छे से याद होगा, x y z। पार्टिकल कहां पड़ा है? 3,4,6 पे। ठीक, ये x की ओर गए 3, ये y की ओर गए 4, ये z की ओर गए 6। एक बात बताओ मुझे, पकड़ो जरा, अगर ये एक्सिस है, ठीक, ये एक्सिस है, पार्टिकल यहां पड़ा है, मास m का, एक्सिस से 5 मीटर दूर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलोगे? m इंटू 5 स्क्वायर। एक्सिस के पैरेलल ये यहां आ गया, यहां पे व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m इंटू 5 का स्क्वायर, वो 5 मीटर है। चलो r ले लो यार, r मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। अगर ये पार्टिकल एक्सिस के पैरेलल चला तो क्या इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ा? नहीं। एक्चुअली एक्सिस के पैरेलल वाली डिस्टेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो भैया मेरे, अगर मैंने तुम्हें एक मैथ्स भूल गए, एक पॉइंट है x, y, z, मैंने कहा z एक्सिस से उसकी डिस्टेंस बताइए परपेंडिकुलर, तो इट विल बी रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z का काम नहीं है, तूने z को ही उठा के पटक दिया बीच में। क्यों? हम दिमाग नहीं चलाते, हम बोलते ऐसे, फिजिक्स ऐसे नहीं हो पाएगी, मैं बता रहा हूं।
आपको आराम से सोचना है। व्हेन यू नीड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम z, यू नीड ओनली x एंड y। z का मैं क्या करूं, एक्सिस तो वहां भी है। यू नीड ओनली x एंड y। तो इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो आएगा 5, रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5। तो इसका z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, सर 6 इंटू 6, z x के अबाउट चाहिए, ये लो सर 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे नहीं करो बेटा, x से डिस्टेंस चाहिए तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y से चाहिए तो रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, z से चाहिए, थोड़ा सीखो बेटा, आराम डायग्राम बनाओ। वो यार डायग्राम बनाते हो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। और ये 2 साल पढ़ाई यही है। कौन आईआईटी जाएगा, कौन पेक जाएगा, कौन कहां जाएगा, वो बाद की बातें हैं। आप एफर्ट तो पूरा मारो, एंजॉय तो करो इसको। अच्छे अच्छे डायग्राम बनाओ, ठीक से इक्वेशंस, अब वो जो टॉर्क बोला है करो सही घर पे। आपके फंडामेंटल्स शुड बी रॉक सॉलिड। क्वेश्चन कोई नहीं हो पाता अच्छे लेवल का, ठीक है वो प्रैक्टिस कम है तो दिक्कत होगी थोड़ी सी, क्योंकि पजलिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके लिए थोड़ा ना सबके लिए आते हैं। फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग रखो बेटे, ये लापरवाही है। आपका लेवल, आप में से किसी का भी लेवल ऐसा नहीं है खराब, हम सोचते ही नहीं है ज्यादा। फट आंसर ये लो सर, सोचो आराम से, ठीक है नोट करो इसको। तो प्लीज गौर करना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारा खेल ही वहीं छुपा है, ठीक है। तुम्हें एक्सिस से उस पार्टिकल की और एक्सिस इनफाइनाइटली लॉन्ग है, एक्सिस तो एक्सिस है, ठीक। ये पार्टिकल 3, 4, 6 किलोमीटर पे भी रखा होता तब भी मैं सेम आंसर बोलता। मुझे जेड वाले का काम ही नहीं है कोई। समझ रहे हो कनन बेटे कि नहीं, पक्का सच बोल रहे हो, सच्ची, ओके। कहीं भी डाउट आए बताना। वंश तेरी बारी बेटे, आज तुझ पे मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं। ये 4 पार्टिकल हैं, सोच के जवाब देना, और देना ये ना हो कुछ बोले ही ना। अब मैं चुप ही बैठा हूं सर, क्या कर रहे हो सर, सोच रहा हूं। ये 4 पार्टिकल है इक्वल मास के, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हैं 4 पार्टिकल्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता इनका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका बता, इन 4 का। फोर्स क्यों लगा दूं, एक बॉडी चुपचाप पड़ी है, मैंने कहा मास बता, तू कहेगा, मैं कहूंगा तेरा मास बता, तू कहेगा गविष्ट मुझे धक्का मार, ये क्या बात हुई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, और मास का एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। बॉडी रेस्ट पे पड़ी हो चाहे घूमे, ये डाउट आते हैं जेन्युइन। बॉडी घूमे या ना घूमे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जो है सो है। तुम ये बोलो सर एक्सिस कहां लेनी है ये बताओ, ये चारों पार्टिकल्स किस एक्सिस के अबाउट, मतलब मैं इनके रोटेशन को इमेजिन करूं अगर ये मोशन में आए तो, नहीं भी आए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओके। सो इस केस में अगर मैंने एक्सिस ली ये ऐसे, तो अगर मैंने एक्सिस ये ली तो ये चारों पार्टिकल ऐसे मोबाइल की तरह ऐसे, ये एक्सिस है मानो, एक्सिस ये एक पार्टिकल है, ये एक है, ये इस बेचारे का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 0, बाकी तीनों इस एक्सिस के अबाउट ये घूमेंगे ऐसे, है ना। आप ना एक्सिस इमेजिन किया करो, एक्सिस कैसा है उसके अबाउट रोटेशन कैसा होगा, रोटेशन हो या ना हो, अगर हुआ तो कैसा होगा, ठीक। देख बेटे, मैं अब इस पे फोर्सेस लगाऊं, मान ले चारों मैंने जोड़ रखी थी माचिस की तीली से ऐसे, वो बड्स कान साफ करने वाली, या वही वही अपना क्या स्ट्रॉ फ्रूटी वाली जो, ठीक है, उनसे जोड़ा है, उनके मास नेग्लिजिबल है। मास खाली इन 4 पार्ट, नहीं तो तू कहता सर इस रॉड का भी मास बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी लो, वो भी सीखेंगे, ठीक। अगर मैं कहता ये 4 पार्टिकल्स हैं, एक्सिस ऐसा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा था, इसके अबाउट ये बॉडी कैसे घूमती, यू कैन इमेजिन आई बिलीव, है ना। ये ऐसे एक्सिस है, ये 4 ये ऐसे घूमते, 2 तो बेचारे घूमते ही नहीं, तो जो मासेस तो एक्सिस पे लाई कर गए उनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, है ना। इस केस में अगर एक्सिस ये है तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या बनेगा a, इसका क्या बनेगा a, इसका क्या बनेगा √2a, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा ma² प्लस
एम ए स्क्वायर प्लस एम इंटू √2a का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4ma स्क्वायर। इसका बोल प्रतुल बेटे, इस एक्सिस के अबाउट बोल, इन दो का तो 0, इस m के लिए डिस्टेंस a, एक्सिस से इस m के लिए a, m a स्क्वायर कितना आ गया 2m a स्क्वायर। सिंपल, एक्सिस बदल दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, वो भी नोट कर लो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना सीखो, सीखना पड़ेगा आपको। तो ऐसा है, इस पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन चलो आपको देता हूं, आप ट्राई मारना, अभी करना। ये क्यूब के कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स है, क्यूब है। अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका इमेजिनेशन पूरा सिर्फ एक बात पे चलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 8 इक्वल पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे रखे हैं ऐसे, 8 इक्वल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सबका मास m, क्यूब की एज लेंथ है, एक्सिस टॉप फेस के डायगोनल से पास हो रही है। दिस इज द एक्सिस, टॉप फेस का डायगोनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, 2 का तो खत्म ही हो गया, 6 का निकालना है खाली आपने, है ना। 2 का तो 0 ही हो गया ना अनुष्का बेटे, बाकी 6 पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर बेटे। फाइंड एम आई, शॉर्ट में लिख लो एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड एम आई, m dot I dot of the given 8 particles about the axis. Find mi of the given 8 particles about the axis which is diagonal of top face. About the axis which is diagonal of top face. Mi of 8 particles about the axis which is diagonal of top face. चलो लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, कल फिर हम परसों स्टार्ट करेंगे रॉड, रिंग, डिस्क, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ठीक है, हाँ कुछ भी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बारी बारी ढूंढो। रखा है कुछ क्यूब, वो रूबिक्स क्यूब किसी के पास रखा हो, लाओ। 8 पार्टिकल्स है, सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। सिंपल वाले बनाने आते हैं 6 के 6 कबीर? वो प्रैक्टिस का खेल है सारा बेटे, एवरीथिंग इज अबाउट प्रैक्टिस। हाँ बस याद हो जाता है, मालूम है, बट वो भी एक बार याद कर दिमाग तो चलता है ना, प्रोसेसिंग तो चलती है। चलो देखो डिस्कस करते हैं। देखो यहां पे ये 2 पार्टिकल्स का तो गया, इसका और इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गया 0, है ना, इसकी तो बात ही ना करें। व्हाट अबाउट दिस वन? ये डिस्टेंस आएगी परपेंडिकुलर, सीधा सीधा दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a। भाई आप सुनो मेरी बात, मैं आपसे कहूं एक्सिस ऐसे है, ये एक्सिस है ऐसे, ये मार्कर को आप एक्सिस समझो, ये पड़ा है पार्टिकल, ये एक्सिस, यही नहीं होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? आप एक मिनट पकड़ना बेटे, ये एक्सिस है ऐसे, यहां पे पड़ा था पार्टिकल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये नहीं है। वो जो डिस्टेंस है ना वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और एक जो ये वाला पार्टिकल है ये तो सबसे आसान हो गया, इसका भी ma स्क्वायर और इस पार्टिकल के लिए भी ये एक्सिस। ये नहीं कहना सर इस पार्टिकल की डिस्टेंस यहां से ले रहे हो इसकी, अरे भैया एक्सिस है ऐसे बड़ी सी, ठीक है, तो मैं उसके जो भी नियरेस्ट एक्सिस जहां से हो रही होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूंगा। लावण्या व्हाट अबाउट दीज 2 पार्टिकल्स बेटा? a बाय √2, a बाय √2, डायगोनल का आधा, ये डायगोनल कितना है स्क्वायर का? √2a, √2a का आधा, a बाय √2, a बाय √2 होगा कि नहीं? तो 4 का तो काम हो गया, 2 रह गए बस, 2 तो 6 हो गया बल्कि काम।
सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 2 टाइम्स m a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m a बाय रूट 2 का स्क्वायर। बचे दो, कौन से दो बचे हाईलाइट करते हैं, ये वाला जो मैं बड़ा ऐसे दिखा रहा हूं और ये पीछे वाला, ये दो बचे। इनके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओगे? ये एक्सिस है, एक्सिस ये मार्कर है, पार्टिकल यहां पे है, एक्सिस ये मार्कर है, पार्टिकल यहां पर है, समझ रहे हो? ये 3D में जाएगा थोड़ा सिचुएशन, ठीक? तो उसके डिस्टेंस बताने के लिए आप ये पार्टिकल ये एक्सिस यहां से ऐसे ज्वाइन करोगे इसको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। आप गौर करना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा इसका, ये थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना। आप रूम का एग्जांपल ले लो, रूम का एग्जांपल लो, मान लो एक्सिस छत के डायगोनल से पास हो रही है, आप लोग भी अपने घर बैठे बैठे अपने रूम का अंदाजा लो। ये नहीं सर आप समझा रहे हो हम, अरे तुम भी तो कमरे में ही बैठे हो, खुले मैदान में थोड़ा ना हो। ये छत को डायगोनल मानो ऐसे, वो पार्टिकल पड़ा है किनारे, वहां से ऐसे परपेंडिकुलर, सोचो बेटे ये एक्सिस है छत का डायगोनल, पार्टिकल पड़ा है ये किनारे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं होगा? होगा ना ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी आएगी a, ये आएगी a बाय रूट 2। ये डिस्टेंस कितनी है a, ये कितनी है a बाय रूट 2। पाइथागोरस लगा के निकाल लो। ये एक्सिस है ना बच्चे, यहां पार्टिकल है ना, ये a ऊपर आए फिर a बाय रूट 2 आगे गए तो ये डायगोनल जो मिला। सो व्हाट विल बी दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, r स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस a बाय रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर बाय 2 यानी 3a स्क्वायर बाय 2, दैट्स ऑल। सो 2 टाइम्स मास इनटू 3a स्क्वायर बाय 2। लक्ष्य हो गया था बेटे, 6ma स्क्वायर, ठीक है? दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्रैक्टिस करो बेटे अच्छे से, टाइम दो चीजों को। तो ये रिवाइज करो, आपका होमवर्क बस इतना है अभी, क्योंकि पहला लेक्चर ही है, क्वेश्चंस आने शुरू होंगे अगले 1-2 के बाद। आप पूरा रिवाइज करो और COM कोलिजन अच्छे से सारा रिवाइज करो। और वो जो मैंने बोले थे ना टॉर्क अलग अलग एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करो। और एक होमवर्क और करना, दो काम करना, ये रॉड का इसकी मास m, लेंथ l, इस एक्सिस के अबाउट जरा ढूंढ के आना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा और कैसे ढूंढोगे जरा। ये रॉड अगर मास m और लेंथ l की अपने एंड पॉइंट के अबाउट घूमे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा जरा सोच के आना। ये जो सेंटर ऑफ मास में सिखाया था ना, बॉडी के छोटे 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 टुकड़े कर दो, उन टुकड़ों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब अब आएगा समेशन की जगह इंटीग्रेशन, dm r स्क्वायर। वहां क्या था mi ri स्क्वायर, अब क्या आएगा dm r स्क्वायर। करना ट्राई जरा इसको यूनिफॉर्म है, पहले ही नॉन यूनिफॉर्म कर दो, पहले यूनिफॉर्म तो हजम कर लो फिर नॉन यूनिफॉर्म पे भी आएंगे। ओके बेटा।